वेलकम बच्चों। आज मैं वर्ग 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स साइंस का जो है, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों ध्यान से इस चीज़ को आप टेकअप कीजिएगा, क्योंकि वर्ग 10 का यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है, क्योंकि इस टॉपिक्स से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि प्रकाश है क्या, मतलब प्रकाश हम किसे कहते हैं। तो प्रकाश का मतलब होता है कि प्रकाश एक साधन होता है या एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। अर्थात प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। अब हम प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश सरल एवं सीधी रेखाओं में गमन करती है। अर्थात प्रकाश जब भी गमन करती है तो उसकी रेखा, उसकी दिशा जो है सीधा होता है। उसके बाद प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। मतलब कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों से बना होता है, जिससे इसे ट्रैवलिंग करने के लिए, इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश जैसे कोई अगर अपारदर्शी वस्तु होती है, पारदर्शी वस्तु का मतलब वो होता है जिसके हम आर पार न देख पाएँ। तो ऐसी स्थिति में जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के सामने पड़ती है तो उसकी छाया बनता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब आप समझते हैं कि वह भाग जिस भाग में कोई प्रकाश न पहुँचे, अर्थात प्रकाश जहाँ नहीं होता है, नहीं पहुँच पाता है, ऐसे भाग को निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है और इसका मान 3 गुणे 10 के पावर 8 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि प्रकाश का निर्वात में चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आगे आपको जानना है कि प्रकाश में महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिसमें पहला घटना होता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि लौटना, पुनः वापस आना। तो प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है। परावर्तन की घटना में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह सतह पर पड़ने के बाद पुनः पूर्व माध्यम में ही लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का मतलब आप बच्चे समझ गए। परावर्तन माने वापस लौटना। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या होती है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सतह, मतलब कि परावर्तक सतह जिसको कहते हैं, जहाँ से वो प्रकाश जिस पर पड़ता है, तो परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की परावर्तन को हम लोग समझेंगे, जैसे ये जो मान लीजिए कि ये परावर्तक सतह इसको बोलेंगे, या कोई समतल दर्पण भी हो सकता है, और इसके ऊपर एक आपतित किरण, जो किरण आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। तो प्रकाश की ये आपतित किरण हो गई, और जब सतह पर पड़ती है तो पुनः यह किरण जो है लौट जाती है
उसी माध्यम में जिस माध्यम से वह होकर आती है। तो इस तरह जो किरण आती है, सतह की तरफ आती है, उसको हम आपतित किरण, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन में होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सतह पर पड़ने के बाद पुनः पूर्व माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम दिए गए हैं। पहला नियम, जैसे मतलब कि अगर मान लीजिए कि यह परावर्तक सतह है और ये जो है आपको आपतित किरण है और यह जो है परावर्तित किरण है, तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण है ना, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। और इसके बाद इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और इसके बाद इस पे डाला गया अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में स्थित होता है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और ये अभिलंब जो है आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसको हम आपतन का कोण कहते हैं, इसको आई द्वारा डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन का कोण कहते हैं, इसको आर कहते हैं। तो इस प्रकार परावर्तन का दूसरा नियम है, आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। माने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। तो इस प्रकार बच्चों आप समझें कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है आपतन का कोण, आपतन का कोण जिसको आई द्वारा डिनोट करते हैं, परावर्तन का कोण जिसे आर द्वारा डिनोट करते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, माने आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे और ये टॉपिक हमारा होगा आपका प्रतिबिंब। तो हम प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो प्रतिबिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब। कोई भी वस्तु हो और उस वस्तु का जब उस वस्तु के सदृश कोई एक छाया बनती है, उसको छाया कह सकते हैं, या उसी के समान कोई दूसरा आकृति दिखलाई पड़ती हो तो उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो प्रतिबिंब को परिभाषित करने के लिए हम लोग कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जिस बिंदु पर मिलती है यानी काटती है या उस काटती हुई प्रतीत होती है तो वह उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब के मुख्य दो प्रकार होते हैं, अर्थात प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, या उसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। परीक्षा में बहुत अधिक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटानों से बनता है तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जस्ट इसका उल्टा होता है कि जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटानों से बनता है तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक कटान होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए काल्पनिक कटान होता है। दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम किसी भी पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है।
और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और तीसरा बात कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा ही उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो इस प्रकार हम वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच 3 अंतर दिखा सकते हैं। पहला अंतर कि जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक प्रतिच्छेदन के यानी वास्तविक कटानों से बनता है तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटानों से बनता है तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा अंतर यह है कि एक वास्तविक प्रतिबिंब को हम किसी भी पर्दे पर उतार सकते हैं क्योंकि यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग किसी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण हो गया, और समतल दर्पण में ए बी जो है एक बिंदु वस्तु है या इसको वस्तु कहेंगे, या इससे 2 प्रकाश किरण निकलती है, एक समानांतर प्रकाश किरण और एक दर्पण के केंद्र से गुजरती है। एक समांतर प्रकाश किरण हो गया और ये दर्पण के केंद्र से गुजरती है। जब दोनों प्रकाश किरण, जब केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण जो है यहाँ से बी और इस बिंदु कटान बिंदु जो दर्पण का कटान बिंदु है, यहाँ से ये इसको अभिलंब बोलेंगे। तो ये इस प्रकार जो है ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच ये अभिलंब हो गया। मान लेंगे कि यहाँ ओ है तो वो भी एक अभिलंब हो जाएगा, तो ये परावर्तित किरण हो गया। अब परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ए डैश बिंदु पर मिलता है। इस प्रकार ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब समतल दर्पण के मध्य बिंदु ओ से बी की दूरी को हम यू दिखलाएंगे, यानी यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ओ से बी डैश की दूरी मतलब कि दूसरी तरफ जो इसकी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दूसरी तरफ ए डैश बी डैश, तो ओ से बी डैश की दूरी को भी द्वारा सूचित करते हैं। और ये भी जो होता है वह वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और यह इस प्रतिबिंब का कुछ गुण होता है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होते हैं उसमें खास गुण पाए जाते हैं। पहला हो गया कि जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी और सीधा होता है। आप सामने देख रहे हैं कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बना है, लेकिन यह प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। अब इसके बाद दूसरा जो है गुण जो है यह होता है कि समतल दर्पण में जैसा वस्तु होता है प्रतिबिंब उसी आकार का बनता है, अर्थात उसी आकार में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि ये भी एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, तो ये दोनों सेम साइज के बनते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि दर्पण के आगे जितनी दूरी पर ये वस्तु ए बी रखा गया है, दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु ए बी रखा गया है, प्रतिबिंब उतनी ही पीछे ए डैश बी डैश दूरी पर ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। अर्थात यू का डिस्टेंस और भी का डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। अर्थात समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होता है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। अब जो है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, माने कि अगला जो है इसमें गुण होता है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का कि प्रतिबिंब जो होता है वह
पार्श्व परिवर्तित होता है। और उसके बाद पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब यह होता है कि इसमें वस्तु का दायां जो भाग होता है, राइट पार्ट, वह उसका बायां दिखलाई पड़ता है और बायां भाग जो है दायां दिखलाई पड़ता है। तो इस परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब आगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण को हम अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है, गोलीय दर्पण जो है एक बड़े खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण एक बड़े खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक भाग को, कोई भाग को रंग दीजिए, चाहे अंदर के भाग को चाहे बाहर के भाग को, रंग करके दर्पण बनाया जाता है। जिस तरह एक गोला का व्यास होता है, जिस तरह गोले का एक केंद्र होता है, उसी तरह दर्पण के गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और दर्पण का जो व्यास होता है उसकी आधी दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण एक बड़े खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक भाग चाहे अंदर का हो या बाहर का हो, उसको रंजित करके, रंग करके, पेंट करके, पॉलिश करके हम दर्पण का निर्माण करते हैं। जब किसी गोलीय दर्पण का बाहर का भाग रंग दिया जाए तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। यह अवतल दर्पण कहलाता है। इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। जब किसी गोले का अंदर का भाग रंग दिया जाए तो इस तरह यह उत्तल दर्पण का निर्माण करता है और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर, बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो इस तरह गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो गए, यानी दो प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वो धंसा होता है ऐसे, और इसका बाहर का भाग ऐसे रंगा होता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण, और इसके बीच से जो रेखा गुजरती है ये दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। इसको दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के बीच में ये बिंदु को मध्य बिंदु कहते हैं, इसको पी द्वारा सूचित करते हैं। और गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको सी बोलते हैं। अर्थात पीसी जो है दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। अब मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। अर्थात पीसी बराबर आर, मतलब पीसी हो गया दर्पण का मुख्य अक्ष और आर हो गया दर्पण की त्रिज्या, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आगे जो है आपको आता है उत्तल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो ऐसे, और जिसके अंदर का भाग रंजित किया जाता है, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसके मध्य बिंदु से जो रेखा खींची जाती है, जैसे मध्य बिंदु हो गया इसका ध्रुव जिसको बोलते हैं, और ये हो गया दर्पण का गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, तो हो गया ये दर्पण का वक्रता केंद्र। इस पर पीसी हो गया आर, मतलब कि मुख्य अक्ष पीसी की दूरी आर होता है, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार ये दर्पण का ये उत्तल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण मतलब वह दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, और वह दर्पण
जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आगे हम बतलाएंगे कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, किन किन शब्दों की जानकारी हमें रखना होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे गोलीय दर्पण में जो गोला होता है उस गोले के भाग, उस गोले के मध्य बिंदु को, जहाँ से ये रेखा गुजरती है, मध्य रेखा या इसको कह सकते हैं व्यास, उस रेखा को, उस मध्य बिंदु गुजरने वाली रेखा जहाँ से गोलीय दर्पण से मिलती है उसको ध्रुव कहते हैं, इसको पी कहते हैं, ध्रुव यानी पी। और मुख्य अक्ष ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता त्रिज्या से, यानी वक्रता त्रिज्या की रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। उसके बाद वक्रता केंद्र पर आते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद हमें जानना होगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, यानी कि PC बराबर आर। उसके बाद दर्पण के वक्रता त्रिज्या यानी PC के मध्य बिंदु को, यानी बीच की दूरी को हम मुख्य फोकस कहते हैं, यानी PC के बीच में, यहाँ कैपिटल F द्वारा डिनोट किया गया है, यह दर्पण का मुख्य फोकस है। और मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f कहते हैं, यानी कि PF बराबर स्मॉल f। यहाँ स्मॉल f जो है दर्पण की फोकस दूरी होता है। इस प्रकार हम इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अवश्य ही ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर का बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे सीखेंगे और इसके आगे जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।